हाँ जी मेरे सीएमए फाइनल के दोस्तों, अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। आप जब भी इस लेक्चर को देख रहे होंगे दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सब लोगों का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत जबरदस्त होंगे। दोस्तों मैं भी बहुत जबरदस्त हूं। दोस्तों लास्ट सेशन पे हमने साइबर लॉ के ऊपर, जो सीएमए फाइनल का आपका साइबर लॉ वाला पोर्शन है, उसका पार्ट 1 खत्म कर लिया था, जिसमें हम देखे थे कि साइबर लॉ के अंदर कितने प्रकार के क्राइम है और साइबर लॉ उसको रोकता कैसे। और हमने ये भी पढ़ा था, इसका नाम एक्चुअल पे साइबर लॉ नहीं है, इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। प्यार से इसको साइबर लॉ बोलते हैं क्योंकि बार बार वर्ड यूज होता है साइबर क्राइम, तो यानी कि इंटरनेट की दुनिया में कितने प्रकार के क्राइम होते हैं और उसको ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कैसे प्रिवेंट करता है। अगर आपने वो लेक्चर को नहीं देखा होगा तो कृपया करें पहले वो वाला लेक्चर देखें, क्योंकि उसमें एक बेस मैंने डेवलप किया है और उसके बाद इस लेक्चर को आप कंटिन्यू करिएगा। सो मेक श्योर आप उस लेक्चर को देख रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे आ रहे हैं। इस पे मैं बचे हुए जो कुछ टॉपिक थे साइबर लॉ के, उसको यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। एज यूजुअल वीडियो में प्रोसीड करने के पहले दोस्तों एक लाइक तो बनता है। मैं लगातार सीएमए फाइनल के एक्सक्लूसिव कंटेंट डाल रहा हूँ दोस्तों, तो चैनल में नहीं हो तो डू सब्सक्राइब। और अगर लेक्चर पसंद आएगा तो जाते जाते कमेंट में जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। सो दोस्तों लास्ट वाले लेक्चर पे मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो है ये 3 चीजों को गवर्न करता है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर और तीसरा साइबर क्राइम। ये वाला जो पोर्शन था साइबर क्राइम वाला अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर अपनी बात आज होने वाली है। मैंने लास्ट पे हालांकि ये भी बताया था लास्ट क्लास पे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब क्या है। जो आज आप ई कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, मैंने लास्ट वाली क्लास पे इसके लिए एग्जांपल दिया था कि जितनी भी एक एडटेक कंपनी है, यानी कि एजुकेशन की जो ऑनलाइन वाली कंपनी है, उनमें जितने भी एडुकेटर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं वो सब अलग अलग जगह पे रहते हैं और कंपनी का हेडक्वार्टर यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं और रहता है। तो वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? वो ई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ई कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कंपनी उन एडुकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट भेजती है पीडीएफ के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मोड से, और वहां से बैठे बैठे एडुकेटर अपने आईपैड या अपने किसी भी पैड से उसको इलेक्ट्रॉनिकली साइन करके भेजता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर कवर किया जा रहा है। Amazon फ्लिपकार्ट से आप जो भी सामान मंगाते हो वो ई कॉमर्स है। इंस्टामार्ट, स्विगी से, जोमेटो से आप खाने पीने के जो भी सामान मंगाते हो वो ई कॉमर्स है, जिसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 गवर्न करता है। साथ साथ में इसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर भी बात आएगी, डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर भी मैं बात करूंगा। ये वाला टॉपिक अपन ने ऑलरेडी लास्ट क्लास पे पढ़ रखा है। अब बात आती है सर इसके अंदर कौन कौन सी अथॉरिटी है, यानी कि इस कानून को बना तो लिया गया है सर, लेकिन इसका पालन कौन करवाता है? तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने बात किया डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है दोस्तों? आपने देखा होगा जो भी इनकम टैक्स के रिटर्न जाते हैं, या अगर अपने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा एनुअल रिटर्न एमजीटी 7 पे जाता है, एओसी 4 जाता है एनुअली, तो इसको डिजिटली साइन किया जाता है किसके द्वारा? प्रोफेशनल के द्वारा, सीए, सीएस या सीएमए इन प्रैक्टिस के द्वारा। तो वो जो साइन है, डिजिटल सर्टिफिकेट जो रहता है, डिजिटल सिग्नेचर रहता है, जिसपे एक कंपनी सेक्रेटरी जब एमजीटी 7 यानी कि एनुअल रिटर्न किसी कंपनी के बिहाफ पे फाइल कर रहा है आरओसी को, तो उसका डिजिटल सिग्नेचर होता है। यानी कि कंपनी सेक्रेटरी फिजिकल तो साइन नहीं करेगा क्योंकि ऑनलाइन फाइलिंग है, वो डिजिटली वहां पे साइन करके ये बताता है किसको? एमसीए को या आरओसी को, कि बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी मुझे सारी चीजों का नॉलेज है कि कंपनी ने एनुअल रिटर्न में जो बातें डाली है वो एज पर कंपनीज एक्ट है कि नहीं, और मैं इसको सर्टिफाई कर रहा हूं कि कंपनी का एनुअल रिटर्न अप टू द मार्क है, लॉ के हिसाब का है। तो क्योंकि सारी फाइलिंग ऑनलाइन है तो आपको एक डिजिटल सिग्नेचर लेना पड़ता है, इसको डीएससी भी बोलते हैं प्यार से। तो अब कहता है ये जो डिजिटल सिग्नेचर है ये आपको कौन देता है? तो कहता है इसके लिए ना सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट करके रखा है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी। ये कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है ये लाइसेंस देता है। किसको लाइसेंस देता है? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। और ये जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है ये आपको डिजिटल सर्टिफिकेट बना के देती है, जिसको आप फाइलिंग के समय यूज करते हो। मैं अभी ब्रीफ कर रहा हूं, आगे इस पे डिटेल पे बात आएगी। और इसके अंदर कौन अपॉइंट होता है? एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। ये आमतौर पर सेंट्रल गवर्नमेंट जब इसको अपॉइंट करती है ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, या तो जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, यानी कि बड़ी पोस्ट वाले होते हैं जो यूपीएससी के एग्जाम क्लियर करके आते हैं, जिसको सीजी प्रिस्क्राइब कर देता है कि आप इसके एडजुडिकेटिंग ऑफिसर हो।
सर क्या मतलब होता है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का? इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि मान लीजिए कल को आपका कोई डेटा ब्रीच हुआ है। डेटा ब्रीच यानी कि आपके मोबाइल से कुछ आपके प्राइवेट फोटोज थे, कुछ आपके प्राइवेट वीडियोज थे, जो किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से अपने पास लेके इसको वायरल करवा दिया। अब आप अग्रीव्ड हो, अब आप कैसे इसके खिलाफ एक्शन लोगे? क्योंकि ये भी एक प्रकार का हैकिंग है, एक प्रकार का साइबर क्राइम है, जो अपन ने लास्ट क्लास पे चर्चा की हुई थी। तो इस पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जिस भी ऑफिसर को सीजी ने प्रिस्क्राइब किया होगा, अब आपको कैसे पता चलेगा सर कि मैं जिस एरिया में हूं और जहां पे साइबर क्राइम हुआ है उसका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन है? आपका जो भी लोकल थाना होगा, लोकल थाना यानी कि हर एरिया पे एक थाना होता है ना, वहां पे पता चल जाएगा कि इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के संबंध में, साइबर क्राइम के संबंध में सीजी ने किसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करके रखा है, यानी कि प्रिस्क्राइब करके रखा है। आप वहां पर जाके आप इसको कंप्लेन दे सकते हो एंड दिस पर्सन विल टेक एन एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ योर कंप्लेंट, फैक्ट्स एंड एविडेंसेस आपसे लेगा और एक्शन लेगा। अब मान लीजिए जिस भी पर्सन के खिलाफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने कोई कानूनी कार्रवाई की है, अगर वो दुखी हो जाता है तो इसी एक्ट के अंदर साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल भी बना के रखा है कि जो भी बंदा दुखी है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कानूनी कार्रवाई से, लीगल प्रोसीडिंग से, वो साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल में जाके क्या करेगा? अपील करेगा। साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल के ऑर्डर से भी अगर आप दुखी हो तो आप हाई कोर्ट जाओगे, हाई कोर्ट पे जाके आप अपील करोगे कि भैया मैं इन के ऑर्डर से क्या हूं? दुखी हूं। अब आइए मेरे को फटाफट मैं आपको समझाता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट तीन चीजों को गवर्न कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स अभी पढ़े, डिजिटल सिग्नेचर और साइबर क्राइम। ये हमारा ऑलरेडी कवर हो चुका है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। कहता है भैया देखो ये फैसिलिटेट करता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन और लीगल रिकॉग्निशन देता है डिजिटल कम्युनिकेशन को, यानी कि भाई साहब इलेक्ट्रॉनिकली आप ट्रांजैक्ट कर सकते हो, डिजिटल कम्युनिकेशन को मैं लीगल रिकॉग्निशन यानी कि पहचान दे रहा हूं, और मैं एड्रेस कर रहा हूं इशू रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। अब आइए इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहला जैसे इन्होंने बोला कि लीगल रिकॉग्निशन दी जा रही है किसको? इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट और ट्रांजैक्शन का, जिसका मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। आज आप कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली साइन कर रहे हो, कोई भी फिजिकल सिग्नेचर नहीं है, फिर भी उसको एक कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। हाँ, पूरी एडटेक कंपनी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, इसी के बेसिस पे तो चल रही, सारे एडुकेटर ने ई कॉन्ट्रैक्ट तो साइन किया है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, ये जो कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली साइन किया जा रहा है डिजिटल सिग्नेचर को यूज करके, इसको पहचान कौन दे रहा है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये फिजिकल नहीं बना, साइन नहीं हुआ, इसकी रजिस्ट्री नहीं हुई, हम इसको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे। कॉन्ट्रैक्ट है क्योंकि इसको लीगल बैकिंग देने वाला कौन है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ठीक है। अब कहता है इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग आपकी क्या हो रही है? फैसिलिटेट हो रही है। जैसे यहाँ पे बोला था ना, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग भी हो रही है। आज आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो, कंपनी एनुअली जो भी फाइलिंग करती है, ये सारी चीज कैसे होती है? इलेक्ट्रॉनिकली होती है। लेकिन बात को ध्यान से समझ के लीजिएगा। कहता है देखो दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी है जो आज भी फिजिकल होती है। माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सारी फाइलिंग को इलेक्ट्रॉनिकली किया, उसकी लीगल रिकॉग्निशन दी है कि यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल करोगे तो माना जाएगा आपने फाइल किया है। बट कुछ चीजें आज भी गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर फिजिकली सबमिट होती है। तो कहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आके अगर बोलता है कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, हम इसको लीगल बैकिंग देते हैं। इसका ये मतलब मत समझ लेना कि कुछ चीजें जो सिर्फ फिजिकल में होनी चाहिए, पब्लिक उसके लिए भी इंसिस्ट करेगी कि नहीं आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में लो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोल रहा है। देयर आर सर्टन थिंग जो आज भी लिमिटेड है फिजिकल फाइलिंग के तहत, बराबर है। तो आप पब्लिक फोर्स नहीं कर सकती इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को कि नहीं भैया आप इलेक्ट्रॉनिकली ही इसको एक्सेप्ट करो क्योंकि आईटी एक्ट इसको लीगली रिकॉग्नाइज कर रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें जो फिजिकल है वो आज भी फिजिकली चलेगी। अब डिजिटल सिग्नेचर के ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैंने जैसे आपको बताया कि दो अथॉरिटी होती है। देखो, एक होता है सेक्शन 17 के अंदर जो अभी आगे आएगा, और एक होता है सर्टिफाइंग अथॉरिटी। तो दो अथॉरिटी यहां पे आपको मिलेगी। एक है कंट्रोलर, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटीज, ये है, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक कंट्रोलर अपॉइंट किया हुआ है जो कि सुपरवाइज और रेगुलेट करता है सारी सर्टिफाइंग अथॉरिटी को। दो अथॉरिटी। तो सर्टिफाइंग अथॉरिटी कौन होता है? ये प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन को लाइसेंस देता है, लाइसेंस बाय सीसीए, सर्टिफाइंग अथॉरिटी। यानी कि ये वाला जो है प्राइवेट और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिसको हम सर्टिफाइंग अथॉरिटी बोल रहे हैं, ये लाइसेंस्ड होता है सीसीए के द्वारा। यानी कि सर सीसीए जो है
ये सीए को, कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को क्या देता है, लाइसेंस देता है। क्यों लाइसेंस देता है सर, और ये होता कौन है लाइसेंस देने वाला, और किस बात का लाइसेंस दे रहा है? ये लाइसेंस देता है सीए को, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, कि आप डिजिटल सिग्नेचर इशू कर सकते हो यूजर को। बट सर ये होता कौन है कंट्रोलर की ये लाइसेंस देगा? देखो दोस्तों, अगर हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन को, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन को अगर लीगल रिकॉग्निशन दी है, तो डिजिटल सर्टिफिकेट को भी अपने को लीगल रिकॉग्निशन देनी है, बिल्कुल देनी है। सर हो सकता है कोई फेक सर्टिफिकेट बना दे, फेक डिजिटल सिग्नेचर बना दे किसी का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज को रेगुलेट करने के लिए एक कंट्रोलर अपॉइंट किया। सर ये कौन होगा कंट्रोलर? डेफिनेटली ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसको आपको कंट्रोलर बनाना है। वो कंट्रोलर जो है लाइसेंस देगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी को ये बोलेगा लाइसेंस देके कि हम आपको ऑथराइज कर रहे हैं, आप लोगों को डिजिटल सिग्नेचर बना के दे सकते हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी कुछ चीजें बताना चाहता हूं। ये कुछ एग्जाम्पल है सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के, क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं होते, ये ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसको लाइसेंस मिलता है कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी से। आपने नाम सुना होगा, ई मुद्रा लिमिटेड, सिफी टेक्नोलॉजीज, एन कोड सोल्यूशन, कैप्रिकॉन आइडेंटिटी, एनएसडीएल ई गवर्नेंस, सीडेक। ये सारे के सारे जो लोग हैं ये सर्टिफाइंग अथॉरिटीज है जो आपको डिजिटल सिग्नेचर बना के देते हैं। बट इनको डिजिटल सिग्नेचर बनाने का अधिकार किसने दिया? इनको डिजिटल सिग्नेचर बनाने का अधिकार दिया कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी ने। और कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी को किसने अधिकार दिया कि तुम लाइसेंस दोगे? सर उनको सीजी ने बोला है। तो क्योंकि अगर आप आगे देखोगे कि डिजिटल सिग्नेचर एक पब्लिक ट्रस्ट की बात है, क्योंकि किसी व्यक्ति का अगर डिजिटल सिग्नेचर हो रहा है, सामने वाला उस पर बिलीव कर रहा है कि ये जेन्युइन है, तो कहता है गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है कंट्रोलर टू रेगुलेट द सिस्टम और इंश्योर करे कि सिर्फ ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हमने लाइसेंस दिया है सिर्फ वही डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट दे रहा है, अदरवाइज कोई भी फेक डिजिटल सिग्नेचर बना सकता है। अब सवाल आता है सर कंट्रोलर कौन हो सकता है? दोस्तों कंट्रोलर वो होता है जिसके पास एक प्रकार से नॉलेज हो इन सारी चीजों का, एक्सपीरियंस हो, और जिसको गवर्नमेंट उचित समझे कि भैया हाँ हम तुमको कंट्रोलर का एक पदवी दे सकते हैं। आप सारे सर्टिफाइंग अथॉरिटी का रेगुलेशन देखोगे, यानी कि सर्टिफाइंग अथॉरिटी जितने भी लोगों को कंट्रोलर लाइसेंस दे रहा है, समय समय में वो ऑडिट कंडक्ट करेगा कंट्रोलर, किनका? सर्टिफाइंग अथॉरिटी का। दिखाइए इस क्वार्टर में या इस महीने में आपने कितने डिजिटल सर्टिफिकेट इशू किए हैं। चलिए जिन जिन के नाम पे आपने डिजिटल सिग्नेचर इशू किए हैं, आप उनका आधार कार्ड दीजिए, आप उनका पैन कार्ड दीजिए, आप उनका पासपोर्ट कीजिए, हम क्रॉस वेरीफाई करेंगे कि कोई फेक तो नहीं है, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं हुई है, कहीं एक ही नाम से दो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट तो नहीं गए एक ही व्यक्ति के। हाँ एक ही नाम दो अलग अलग व्यक्ति का है, उनको जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो समय समय में ऑडिट कंडक्ट करेगा कि भैया कहीं ये फेक सर्टिफिकेट तो नहीं बना रहे सर्टिफाइंग अथॉरिटी भी। तो एक कंट्रोलर है जिसको सीजी ने अपॉइंट किया है, और कंट्रोलर देता है लाइसेंस, लाइसेंस मिलता है किनको? सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, और सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो है वो आपको डिजिटल सिग्नेचर बना के देती है, और यही डिजिटल सिग्नेचर गवर्नमेंट की फाइलिंग पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने में काम आता है। ठीक है सर, तो यहां तक की बात समझी सर, डिजिटल सिग्नेचर हुआ, सर्टिफाइंग अथॉरिटीज के बारे से बात समझ में आई पूरी की पूरी। अब चलते हैं, कहता है देखो जैसे ही आईटी एक्ट आया ना, इसकी वजह से अमेंडमेंट लाना पड़ा। पहले एविडेंस में किसको माना जाता था? सिर्फ एक डॉक्यूमेंट को एविडेंस माना जाता था। तो पहले डॉक्यूमेंट एक फिजिकल डॉक्यूमेंट को माना जाता था, आज इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, तो क्या आप उसको एविडेंस नहीं मानोगे? बिल्कुल मानोगे। तो कहता है देखो सबसे पहले इंडियन पेनल कोड में जो डॉक्यूमेंट शब्द है इसकी डेफिनेशन को एक्सपांड करके इस पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भी डाला गया। फिर कहता है जो इंडियन एविडेंस एक्ट है 1872, वहां पे एक एविडेंस वर्ड है, तो एविडेंस को एक्सपांड करके उस पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड डाला गया, यानी कि एविडेंस में सिर्फ फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट भी रहेंगी। बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट के अंदर जो बैंकर्स बुक था उसको एक्सपांड करके बोले उस पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म पे भी अगर आपने कोई बुक मेंटेन की है तो उसको बैंकर बुक बोलेंगे। अब कहता है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, पहले क्या होता था? फिजिकल मनी ट्रांसफर होता था, आप कैश में जाके डिपॉजिट करते थे, किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में जाके क्रेडिट होता था। तो कहता है आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है। तो कहता है यहां पे एक प्रोविजन ऐड किया गया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर का आरबीआई के द्वारा। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया उसने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग को जैसे ही लीगल रिकॉग्निशन दी, इन सब में अमेंडमेंट लाके जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बुक है, सबको अमेंड करके एक्सपांड किया गया कि अगर आप ई ट्रांसफर भी करोगे तो भी इसको ट्रांसफर ऑफ फंड बोला जाएगा, और अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली बुक बनाओगे तो भी इसको बैंकर्स बुक बोला जाएगा। अगर एविडेंस इलेक्ट्रॉनिकली है, व्हाट्सएप के अंदर है, पीडीएफ के अंदर है, मेल के अंदर है, तो भी इसको
एविडेंस माना जाएगा, और अगर कोई डॉक्यूमेंट फिजिकल है तो भी वो डॉक्यूमेंट है, कोई डॉक्यूमेंट अगर इलेक्ट्रॉनिक है तो भी वो डॉक्यूमेंट है। ठीक है सर। अब साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल, तो मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल, तो यानी कि सर जो टेलीकॉम का डिस्प्यूट सेटलमेंट वाला ट्राइब्यूनल है ना, उसी को यहाँ पे क्या बना दिया, एपिलेट ट्राइब्यूनल। पहले इसका अलग से था, रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट या हाई कोर्ट के जो जजेस थे उनके लिए, उनको अलग से बैठाया गया था एपिलेट ट्राइब्यूनल के अंदर। बट बाद में टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल को, ये आपकी मॉड्यूल के अंदर नहीं दिया हुआ है, ये जो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल है जो ट्राई के केसेस देखता है, उसी को साइबर एपिलेट ट्राइब्यूनल भी बना दिया। यानी कि अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से दुखी हो सकता है भाई साहब, आपने, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि मोबाइल रिपेयर शॉप है, आपने अपना मोबाइल रिपेयर के लिए दिया, उसकी स्क्रीन डैमेज हो गई थी, मोबाइल रिपेयर शॉप वाला क्या किया, स्क्रीन सुधारा तो देखा आपकी कोई प्राइवेट फोटोज और वीडियोस है, उसको अपने पास कॉपी कर लिया, कॉपी करके वो वायरल हो गया। बाद में आपने उसके खिलाफ एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को कंप्लेन की, तो पता चला कि जिसकी मोबाइल की दुकान है उसने ऐसी हरकत नहीं की, उसके अंदर जो मैकेनिक होता है, जो इंजीनियर होता है, उसने ऐसी हरकत की, और हमने केस फाइल कर दिया था किसके ऊपर, मालिक के ऊपर। क्यों भाई, तुम अपने लोगों को समझा के रखो, तो कायदे से मालिक के ऊपर था, बट मालिक निर्दोष था, वो बेचारा मोबाइल रिपेयर करने का बस पैसा लिया, उसको ये पता भी नहीं था कि इंजीनियर ने सब हरकत की है। अगर वो अग्रीव्ड है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के इस कानूनी कार्रवाई से, तो वो जाएगा किसके पास, टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एपिलेट ट्राइब्यूनल से, इसके पास। इससे भी दुखी रहेगा तो किसके पास जाएगा, हाई कोर्ट के पास जाएगा, आगे वो आएगा। अब कहता है देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं बताना चाहता हूं ये जो इतना पार्ट है ये भी आपके मॉड्यूल पे नहीं दिया हुआ है कि किसको आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाते हो ना, ये आपकी मॉड्यूल पे दिया हुआ है कि टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एपिलेट ट्रिब्यूनल को एपिलेट ट्रिब्यूनल माना गया। अब बस इतना बोला है कि एपिलेट ट्राइब्यूनल है, तो मुझे वो अधूरा सा लगा करके मैंने यहाँ पे लिख दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप रेगुलर स्टूडेंट होंगे तो आपके पास ये नोट्स रहेगा। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रैंक के नीचे का नहीं है, उसको एडजुडिकेटिंग ऑफिसर बनाया जाता है। कहां पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर। वो आईटी सेक्रेटरी हो सकता है टू द स्टेट या तो यूनियन टेरिटरी, या तो कोई भी सीनियर आईएएस ऑफिसर हो सकता है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट डेजिग्नेट करेगी, तो ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर रहेगा। इसके ऑर्डर से दुखी रहोगे तो आप कहां जाओगे, एपिलेट ट्राइब्यूनल के पास। अब कहता है नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है ना, इनकी भी लाइबिलिटी को लिमिट किया गया है। सर जैसे कि मान लीजिए मैं एयरटेल का 5G वाईफाई फाइबर यूज कर रहा हूं। अब सर मान लीजिए अब मैं एयरटेल का यूज कर रहा हूं, मैंने किसी की ऑब्ससीन प्राइवेट वीडियोस, बराबर है क्या, इस एयरटेल के नेटवर्क का, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए भेज दी है, व्हाट्सएप में भेजी, टेलीग्राम में भेजी, जीमेल में भेजी। सवाल ये आता है कि सर क्या एयरटेल इसके लिए लायबल रहेगा? अरे एयरटेल की क्या गलती भैया, एयरटेल तो सिर्फ इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो कहता है भाई देखो, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लायबल नहीं रहेगा अगर कोई यूज करता है उसके नेटवर्क को और इलीगल कंटेंट ट्रांसमिट करता है। कब तक? बोले एज लॉन्ग एज द internet service provider does not know about the content and follows established guideline for reporting and removing illegal content when notified। अब क्या होता है, कहता है देखो इनकी एक गाइडलाइन होती है, जैसे आप जो भी गंदी वेबसाइट होती है ये अपने इंटरनेट सर्विस में उनका एक्सेस नहीं देते, ये ब्लॉक करके रखते हैं। तो क्या आपने उन सारी साइट को ब्लॉक करके रखा था? जैसे ही आपको रिपोर्ट हुआ कि आपके नेटवर्क से कोई गंदी गंदी चीजें जा रही है तो आपने क्या उसको तुरंत रिमूव करने का एक्शन लिया। यानी कि आप अपनी काम पूरे कर रहे हो, लेकिन इतने लोग आज इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आप किस किस को मॉनिटर करोगे कि कौन क्या भेज रहा है? तो कहता है इस परिस्थिति में जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपके इंटरनेट का इस्तेमाल करके कोई इलीगल कंटेंट ट्रांसमिट कर रहा है, बट आप अपने लेवल पे आपने सारे इलीगल कंटेंट को, इलीगल वेबसाइट को आपने ब्लॉक करके रखा है जो नॉर्म्स हैं, तो आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं भैया, ये उसी की लाइबिलिटी रहेगी जो व्यक्ति ऐसी हरकत कर रहा है, क्योंकि आप कितने लोगों को मॉनिटर करोगे। तो इस एक्ट के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की लाइबिलिटी को लिमिटेड रखा है जब तक वो अपनी चीजें, अपनी सावधानी बरत के रख रहा है। ठीक है सर। फिर प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन की अगर बात करूं दोस्तों, तो कहता है देखो भाई साहब, कंपनी को बोला गया है कि आप एकदम रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस डेवलप करो किसी भी सेंसिटिव पर्सनल डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। मान लीजिए हॉस्पिटल है,
हॉस्पिटल में किसी को भाई किसी को किसी प्रकार का गुप्त रोग हो गया, वो बेचारा आके अपनी पूरी डिटेल दिया, रिपोर्ट सबमिट किया, अब डेटा ब्रीच हो गया, ये पूरा ऑनलाइन सर्कुलेट हो गया, उसकी कोई प्राइवेट फोटो होगी जहां पे उसको कोई तकलीफ आई होगी, ये ऑनलाइन सर्कुलेट हो रहा है, तो ये तो बहुत गलत बात है ना। प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर भी इसके ऊपर लॉ बनाया गया, क्या बोलते हैं इस एक्ट के अंदर पर्सनल डेटा एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने की बात की गई है। इस पे अमेंडमेंट लाया गया था 2008 पे, उसके बाद इस पे ये ऐड किया गया है प्राइवेसी एंड डेटा प्रोटेक्शन। ये मैंने आपको ऊपर ऊपर की चीजें बताई, ये थोड़ी सी डिटेल पे आगे आएगी, मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि क्या क्या चीजों को कवर करता है। आइए दोस्तों फटाफट आगे बढ़ते हैं। अब कहता है देखो, हमने इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन को क्या दिया हुआ है भाई साहब, वेटेज दिया है कि भैया ई कॉमर्स इससे होगा, तो इन्होंने टाइम, प्लेस, डिस्पैच, रिसीट सबको लीगल रिकॉग्निशन दी है। एग्जाम्पल सर, अब जैसे कि मान लीजिए भाई अमेजोन है, अमेजोन के अंदर आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया गुड्स का, हाँ सर मैंने गुड्स का ऑर्डर प्लेस किया, वहां से आपको पता चला कि ये गुड्स जो है ये आपका डिलीवर हो जाएगा 5 दिन के अंदर। अब सवाल आता है 5 दिन आप कहां से गिनोगे, कब माना जाएगा आपने ऑर्डर प्लेस किया, कब माना जाएगा आपको उसका एक्नॉलेजमेंट मिला, और कहां से आप 5 दिन गिनोगे। तो कहता है भाई देखो, आइए मैं आपको एक सिनारियो बताता हूं। तो कहता है मान लीजिए आपने ऑनलाइन परचेस किया, सेलर जो है ओरिजिनेटर हो गया, बायर जो है उसको एड्रेस ही बोलेंगे जिसके पास सामान पहुंचेगा। सेलर मुंबई का है, बायर जो है वो बेंगलोर का है। तो कहता है बायर परचेस करता है एक प्रोडक्ट सेलर के ऑनलाइन स्टोर से, और ट्रांजेक्शन डिटेल्स उस पर जनरेट होती है, जैसे इनवॉइस, शिपिंग, कन्वर्सेशन और सेंड इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है। अब कहता है अब प्रोविजन को एनालाइज करते और बताते हैं। कहता है टाइम ऑफ डिस्पैच कब माना जाएगा, तो कहता है सेलर का सिस्टम इनवॉइस जनरेट करके सेंड करता है 10 बजे, और ईमेल लीव कर जाता है सेलर के सर्वर को 10:01 में। और कहता है अब अगर मैं प्रोविजन को अप्लाई करूं सेक्शन 13(1), तो सेक्शन 13(1) बोलता है कि मान के चलिएगा कि आपने 10:01 में आपका इनवॉइस डिस्पैच किया जैसे ही वो सेलर के कंट्रोल के बाहर हुआ। अब रिसीट का टाइम कब माने, तो बोले 10:02 में वो इनवॉइस एंटर करता है बायर के ईमेल में, बायर भले उसको चेक करता है 11 बजे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, बोले उसके सर्वर पे कब गया 10:02 में माना जाएगा कि बायर को उस ईमेल का जानकारी मिल चुका है, ठीक है सर। प्लेस ऑफ डिस्पैच और रिसीट क्या हुआ, तो कहता है सेलर मुंबई का है, बायर कहां का है, बेंगलोर का है, तो 13/3 के हिसाब से इनवॉइस माना जाएगा कि डिस्पैच हुआ मुंबई से और रिसीव हुआ कहां पे, बेंगलोर पे। अब इसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन क्या है, तो कहता है देखो लीगल टाइम स्टाम्प अगर आप देखो तो कहता है एग्जैक्ट टाइम्स ऑफ डिस्पैच और रिसीट इनको लीगल रिकॉग्निशन दी गई है कि कब डिस्पैच हुआ, कब रिसीव हुआ, जो कि टाइम सेंसिटिव ट्रांजैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट। अगर कल को हमको टाइम कैलकुलेट करना है कि 5 दिन में तुमने बोला था सामान, तो 5 दिन कहां से भैया, जब से इनवॉइस जनरेट हुआ है वहां से 5 दिन, कौन सी डेट को जनरेट हुआ है। अब मान लीजिए आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया 11:59 PM को, बराबर कंफर्म हुआ, और वहां से मेल निकल के आया 00:00 12 बजे, तो भैया ये तो यस्टरडे हो गया और ये तो टुमारो हो गया, तो आप यहां से गिनोगे 5 दिन भाई साहब, क्योंकि अल्टीमेटली जनरेट होके उनके सर्वर से कब निकला, अगले दिन, वहां से 5 दिन गिनोगे। तो कहता है भाई साहब टाइम सेंसिटिव ट्रांजेक्शन हो गया, कॉन्ट्रेक्चुअल डेडलाइन हो गई, ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया, तो कौन सी डेट को ऑफर हुआ, कौन सी डेट को एक्सेप्टेंस हुआ, इतना टाइम, एक एक टाइम को इनने लीगल रिकॉग्नाइज किया कि जैसे ही आपके सर्वर को छोड़ा, सेंडर के सर्वर को छोड़ा, उस दिन माना जाएगा डिस्पैच। और कहां से डिस्पैच हुआ, बोले मुंबई से माना जाएगा, क्योंकि वहां पे उसका सर्वर था, क्योंकि मुंबई पे उसका ऑनलाइन सर्वर है जहां से ये सारी चीजें ऑर्डर प्लेस हो रही है। तो कहता है इससे अपने को प्लेस ऑफ डिस्पैच पता चल रहा है, कहां से डिस्पैच हुआ, मुंबई से डिस्पैच हुआ, क्योंकि जहां से इनवॉइस बन के निकल रहा है वो प्लेस ऑफ डिस्पैच माना जाएगा। बैंगलोर में पहुंचेगा तो जो भी डिस्प्यूट होगा, तो डिस्प्यूट कल को अगर हुआ तो आप केस कहां करोगे भाई साहब, बैंगलोर में करोगे, मुंबई पे करोगे। तो ये कैसे जज होगा कि भैया मुंबई से निकली चीजें, तो भैया क्योंकि मुंबई में सर्वर था। तो प्लेस ऑफ जुरिस्डिक्शन डिस्प्यूट के केस पे अपने को यहां से हेल्प मिलेगी। प्रूफ ऑफ डिलीवरी, क्लियर फ्रेमवर्क बनाया गया है कि भैया कब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड भेजा गया और कब सामने वाले को रिसीव हुआ, जो जरूरी होगा लीगल प्रोसीडिंग के लिए। तो इतनी बारीक बारीक चीजों का भी साइबर लॉ के अंदर ध्यान दिया हुआ है। टाइम ऑफ डिस्पैच बताया गया है, टाइम ऑफ रिसीट बताया गया, प्लेस ऑफ डिस्पैच जो अपन ने नीचे पढ़ के समझ लिया, तो आगे वो ऊपर की चीजें अपने आप कवर हो गई है। अब सवाल आता है प्रोविजन रिलेटिंग टू कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो मैंने आपको बताया था ऊपर, सीजी को जो भी अच्छा लगेगा उसको कंट्रोलर बनाएगी। तो कहता है देखो एक्ट एम्पावर करता है सीजी को कि आप किसी को भी कंट्रोलर बना सकते हो,
कंट्रोलर जो है अपने काम करेगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी के संबंध में, सुपरविजन उनके ऊपर एक्सरसाइज करके लेगा। फंक्शन क्या होता है सर कंट्रोलर का फंक्शन होता है वो लाइसेंस देगा सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, सर्टिफाइंग अथॉरिटी के वो कंप्लायंस देखेगा। सर क्या कंप्लायंस देखेगा कि भाई सर्टिफाइंग अथॉरिटी जब आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना के दे रहे हो तो आपके पास सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के लिए सारे फीचर्स है कि नहीं, आप टाइम टाइम पे ऑडिट कर रहे हो क्या, जिस भी सिस्टम से जिस भी हार्डवेयर से आप डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना रहे हो क्या वो अप टू द मार्क है, क्या आज के टेक्नोलॉजी को मैच कर रहा है क्या, और समय समय में इनका ऑडिट और इंस्पेक्शन करना है क्योंकि वो कंट्रोलर है, वो कंट्रोल करेगा। और ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी का क्या काम है भाई, सब सीधी सी बात है, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करता है उन लोगों को, उन यूजर्स को जो इनको एक अप्लाई करते हैं अपन ने ऊपर एग्जांपल भी देखा था। ठीक है, अब बात आती है सर क्या क्या ऑफेंस है आईटी एक्ट 2000 के अंदर। सबसे पहला आता है टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स। ये मैंने आपको कल भी बताया था जब कल मैंने लेक्चर पोस्ट किया था साइबर क्राइम के ऊपर, कि अगर एक एम्प्लॉय बहुत ज्यादा दुखी है, वो क्या करता है, कार कंपनी का एम्प्लॉय है, मान लो टाटा कंपनी का कार कंपनी का एम्प्लॉय बहुत दुखी था मैनेजमेंट से, किसी बात से चिढ़ा हुआ था, उनका जो नया मॉडल है टाटा सिएरा का, उसके पूरे के पूरे डिजाइन उसने डिलीट कर दिए। जिस डिजाइन के बेसिस पे कल को इस पे रिपेयर वर्क होता, इंजीनियरिंग वर्क होता, अगर कुछ प्रॉब्लम होती, गुस्से में आके सब डिलीट कर दिया। इसको बोलते हैं टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, सेक्शन 65 के अंदर कवर होता है। फिर कहता है हैकिंग। हैकिंग के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर आप किसी के मोबाइल फोन का पासवर्ड ऐसे बाजू से देख लेते हो कि क्या पैटर्न डाल रहा है और खोल के उसकी चीजों को कॉपी कर रहे हो, दैट्स एन हैकिंग। कल मैंने आपको एक क्रैकिंग भी पढ़ाया था, चलो हैक कर रहे हो अपनी जगह, अब आप उसको मॉडिफाई कर रहे हो, उसके डेटा को मॉडिफाई कर रहे हो, उसको बोलते हैं क्रैक करना। ठीक है सर। मिस रिप्रेजेंटेशन टू कंट्रोलर और सर्टिफाइंग अथॉरिटी, फेक आईडी प्रूफ दिखा के या तो आपने कंट्रोलर से लाइसेंस ले लिया या फेक आईडी प्रूफ दिखा के आपने फेक डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना लिया, ये भी एक ऑफेंस है। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, जैसे मैंने बताया स्क्रीन डैमेज हो गई थी, आपको रिपेयर करने के लिए दिया फोन, आपने उनकी प्राइवेट फोटोज और वीडियोस को निकाल लिया, वायरल कर दिया, ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी है। पब्लिशिंग फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, कहता है एक पर्सन फॉल्स डीएससी बनाया किसी के नाम का एंड उसको यूज कर लिया एमसीए के डॉक्यूमेंट में फाइलिंग करने के लिए। जैसे कि मान लो भैया मैं कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरे यहाँ का कोई आर्टिकल है, वो आर्टिकल ने मेरा एक फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाया और अब मेरे नाम से वो सारे फॉर्म्स को एमसीए पे जाके फाइल कर रहा है मेरे नाम से, मेरे को पता भी नहीं कि मेरे नाम से कोई फाइलिंग जा रही है। क्यों? क्योंकि इसने फॉल्स डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बना के लिया हुआ है। ठीक है सर, यहां तक की चीज हमको समझ में आती है। अब कहता है सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। तो डिस्प्यूट के लिए आपको मैंने बताया कि भाई साहब आईटी एक्ट के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला है कि भाई आप क्या बनाओगे, एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर। कौन रहेगा? ऊपर बताया नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो सीनियर आईएएस ऑफिसर रहेगा। ठीक है, उसके पास वो सारे एक्सपीरियंस होना चाहिए जो इस एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब किए गए हैं। अब क्या प्रिस्क्राइब किया ये आपके सिलेबस में नहीं, लेकिन जब सीजी अपॉइंट करेगा तो देखेगा उसके पास वो क्वालिफिकेशन है कि नहीं है। कोई भी पर्सन अगर अग्रीव्ड है किसके हरकत से, इस क्राइम के हरकत से, जैसे मैंने बताया प्राइवेट वीडियो वायरल किया, तो आप जाओगे एडजुडिकेटिंग किसके पास? ऑफिसर के पास। ये ऑफिसर उसके ऊपर पेनाल्टीज लगाएगा, कानूनी कार्रवाई करेगा। अगर आप एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से दुखी हो तो आप विद इन 45 डेज, जब से एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का ऑर्डर आए, आप किसके पास जाओगे? एपेलेट ट्राइब्यूनल के पास। और एपेलेट ट्राइब्यूनल कौन सा वाला है? टेलीकॉम वाला, जो मैंने आपको ऊपर बताया। अगर आप एपेलेट ट्राइब्यूनल के भी ऑर्डर से दुखी हो तो जब से एपेलेट ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आया वहां से 60 डेज में आप कहां जा सकते हो? हाई कोर्ट जा सकते हो। टाइमलाइन याद रखना है, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब सवाल आता है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एंड सेंसिटिव पर्सनल डेटा और इंफॉर्मेशन रूल्स, ये क्या बोलता है? दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, पहले इसके ऊपर कोई भी प्रकार का रूल नहीं था कि भाई लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन आप स्टोर करके रख रहे हो तो आपको एक रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आप उनके पर्सनल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करके रखो। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नीचे इसके बारे से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। कहता है देखो, इंडिया currently is not having a separate data protection law। कोई सेपरेट डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है कि किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में ना अमेंडमेंट लाया गया। तो कहता है देखो, When the Information Technology Act 2000 here and after referred to IT Act first came into force, 17 अक्टूबर को आया था, इस पे कोई भी प्रोविजन नहीं थे कि लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे बचाए। तो इसमें एक अमेंडमेंट लाया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008, जिस पे प्रोविजन लाया गया 27 अक्टूबर 2009 से
कि भाई आपको इस पे अमेंडमेंट करके लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन को कैसे बचाना है उसके ऊपर भी लॉ बनाना पड़ेगा। तो सेक्शन नंबर 43A को इंसर्ट किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, मतलब 43A इंसर्ट किया आईटी एक्ट के अंदर, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए जिसको हम बोल रहे हैं रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, जो अपन ने ऊपर हेडिंग पढ़ी। और इस अमेंडमेंट के चलते और सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल के चलते अब एक रीजनेबल प्रैक्टिस डेवलप हुई है कि कैसे लोगों के सेंसिटिव डेटा को आपको क्या करना है, प्रोटेक्ट। और 24 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई लोगों की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है, राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। अगर उनकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, उनकी प्राइवेट फोटोज वीडियोस ब्रीच हो रही है, उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन मार्केट में जा रहे हैं, पब्लिक के पास जा रहे हैं, ये उनके फंडामेंटल राइट का कॉन्ट्रावेंशन कहलाएगा। इसीलिए इस पे अमेंडमेंट लाके सीजी ने रूल बना के बताया कि आप कैसे लोगों के पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करोगे। हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में न जाने कितने लोगों को कितनी प्रकार की गुप्त बीमारियां हैं, अब आप उनकी ये पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन किसी को वायरल नहीं कर सकते। बड़ा एम्बैरेसमेंट होता है, कभी पड़ोसी को मान लो पता चल गया या किसी दोस्त यार को पता चल गया कि अच्छा इसको ये बीमारी, आप बहुत एम्बैरेस फील करोगे, हो सकता है कई लोग इस पे सुसाइड कर ले। तो इसके लिए पहले कोई लॉ नहीं था, अलग से इस पे अमेंडमेंट लाके रूल बना के लॉ बनाए कि कैसे आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। तो कहता है आओ मैं आपको बताता हूं रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर क्या है। तो कहता है मान लीजिए एक XYZ हेल्थ सर्विसेज है, एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर है, वो स्टोर करता है पेशेंट की मेडिकल रिकॉर्ड को इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है सर। एक मैलिशियस इनसाइडर है, यानी कि खुरापाती इंसान है, बेकार इंसान है, वो अटेम्प्ट करता है कि पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड को थर्ड पार्टी को बेच दिया जाए। सर क्यों ऐसा वो करेगा? सर दूसरे किसी हॉस्पिटल को बेचेगा, अब दूसरे हॉस्पिटल वाले को क्लियर कट पता चल गया कि इस व्यक्ति को ऐसी ऐसी बीमारी है, वो तुरंत उस व्यक्ति को फोन करेगा, बोले हमारे हॉस्पिटल में तुरंत आपका इलाज हो जाएगा, हमारे पास एक्सपर्ट डॉक्टर है, एक्सपर्ट मशीनरी, एक्सपर्ट इक्विपमेंट है। भले उसके पास हो ना हो, लेकिन सामने वाले के पास डेटा आ गया, उसको पूरी बातें पता चल गई, इसको ये बीमारी है, मरता क्या नहीं करता, अब उसको बरगला सकते हो। अच्छा, एक तो सामने वाले डॉक्टर हॉस्पिटल में ऐसी कोई शायद हो सकता है ट्रीटमेंट ना हो, दूसरा आपका डेटा पूरा उसके पास चलेगा, जो डेटा आपने इस हॉस्पिटल को दिया था भरोसा करके, अब ना जाने वो और कितने लोगों को बेच सकता है। तो ये भैया ये ब्रीच ऑफ डेटा है, किसी की पर्सनल सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जा रही है। तो कहता है XYZ हेल्थ सर्विसेज जो है इंप्लीमेंट करेगा स्ट्रॉन्ग एक्सेस कंट्रोल, इंक्रिप्शन और ऑडिट मैकेनिज्म, यानी कि जहां पे भी ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वहां पे एक सीसीटीवी कैमरा लगे रहेगा कि कौन कंप्यूटर को चला रहा है, जिससे कंप्यूटर स्क्रीन पूरी दिखनी चाहिए। समय समय पे आपको उसका पासवर्ड चेंज करना है, लिमिटेड लोगों को आपको एक्सेस देना है, वो इंक्रिप्टेड रहना चाहिए। और अगर आपको कोई अनयूजुअल एक्टिविटी दिखती है, यानी कि एक सिस्टम होना चाहिए, अगर कोई अटेम्प्ट करता है उस पे अनऑथराइज एक्सेस पाने का, कि 3 बार से ज्यादा अगर गलत पासवर्ड गया, यानी कि दाल पे कुछ काला है, तो पॉपअप आना चाहिए आपके सिस्टम में कि कोई भाई आपका सिक्योरिटी ब्रीच करने की कोशिश कर रहा है, या तो मेल के अंदर वार्निंग आनी चाहिए। जहां पे कोई अनयूजुअल एक्टिविटी आई, तुरंत आप सीसीटीवी कैमरे से देखो कि भैया किसने उस वक्त उस कंप्यूटर को एक्सेस किया था, ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको उस इनसाइडर के थ्रेट को और डेटा ब्रीच होने से प्रिवेंट कर सको। तो कहता है अगर आप ये सारी चीजें करने से फेल हो जाते हो तो माना जाएगा कि आपने 43A का नॉन कंप्लायंस किया। सर 43A जिसको अलग से अमेंडमेंट करके डाला गया, जो मैंने आपको यहां पे बताया था, ये देखो ये 43A का आपने क्या माना, क्या कॉन्ट्रावेंशन किया, क्योंकि यही डेटा प्रोटेक्शन की बात करता है। लेकिन आप ये सारे मेजर लेके, सीसीटीवी कैमरे को देख के, ये मेल की डबल सिक्योरिटी सिस्टम को देख के अगर उस इनसाइडर को पकड़ लिए तो आप लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बच जाओगे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार की पेनाल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास ये सारी सिस्टम थी जिससे आपने डेटा ब्रीच होने से क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। आपने लोगों के सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को बाहर जाने से क्या कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया। तो मेरे ख्याल से ये तो चीजें हो गई। अब और अपने को क्या बोलता है सर इसके अंदर, तो कहता है देखो 43A बात करता है कॉम्पनसेशन की, अगर आप फेल हो जाते हो डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। सर कितना कॉम्पनसेशन देता है, आइए बात करते हैं। तो देखो कहता है मान लीजिए एक बैंक है, वो कस्टमर का फाइनेंशियल डेटा रखता है, बैंक फेल हो जाता है ये मेजर रखने के लिए, क्योंकि कोई भी इनसाइडर आके अगर कुछ अटेम्प्ट कर रहा है और उसको एक्सेस मिल गया, आपके पास कोई रीजनेबल प्रैक्टिस नहीं है, कोई सिक्योरिटी को ब्रीच को प्रिवेंट करने के लिए कोई आपके पास सिस्टम नहीं है, तो हैकर ने ब्रीच कर लिया, इससे पूरा कस्टमर का डेटा चोरी हो गया। बैंक लायबल रहेगा कस्टमर को कंपनसेट करने के लिए अगर उसको कुछ लॉस होता है। तो ये 43A के अंदर है। कहता है अगर आप नेग्लिजेंट हो,
रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस अगर आपने नहीं मेंटेन की है तो है, लेकिन सर आपके पास रीजनेबल प्रैक्टिसेस थी, रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस थी आपके पास, उसके बाद भी हमने इतनी सिक्योरिटी चेक करने के बाद भी हमको पकड़ नहीं आया इनसाइडर कौन है, बट हमने सारे मैकेनिज्म रखे हुए थे, उस केस पे कोई दिक्कत नहीं है बैंक की, क्योंकि भाई जो होना था वो हो गया। आपके पास सारी सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस है, सीसीटीवी कैमरा है, डबल ऑथेंटिकेशन था, जब कोई अटेम्प्ट कर रहा था आपके पास मेल भी आया, बट हमको पकड़ में नहीं आया कि वो व्यक्ति कौन था, बट हमारे पास सारे मैकेनिज्म है, हमारे पास सारे सिक्योरिटी प्रैक्टिस है, तो आप बच सकते हो 43A से, ठीक है। अब 72A ये कहता है, मान लीजिए भाई साहब एक आईटी कंसल्टेंट है, कंपनी के लिए काम कर रहा था, उसको कस्टमर का डेटा मिल गया, वो थर्ड पार्टी को बता दिया उसके ऑथराइजेशन के बिना, तो 42A पे आप लायबल रहोगे, इंप्रिजनमेंट हो सकती है, नॉट एक्सीडिंग कितना 3 साल, फाइन लग सकता है नॉट एक्सीडिंग कितना 5 लाख रुपए, और दोनों इन केस अगर आपने इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज किया है इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट, तो ये 72A के अंदर आता है। अब जैसे मान लीजिए भाई किसी का कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट केस में वो अपने वकील को सारी बातें बताता है, वकील ने सारा डेटा स्टोर करके रखा था, वकील के अंदर जो आर्टिकल था उसने इसके केस को कमजोर करने के लिए अपोजिट पार्टी वाले वकील से पैसा खा के पूरी केस की डिटेल उनको जाके बता दी, पूरी की पूरी केस की डिटेल जाके बता दी, इसको बोला जाएगा आपने डिस्क्लोज किया इन्फॉर्मेशन इन ब्रीच ऑफ लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। अरे सामने वाला जो डिफेंस वाला लॉयर था उसको आपने पूरी अंदर की बातें बता दी, वो अपना डिफेंस अच्छे से प्लान कर लेगा, तो वो जो आर्टिकल है बराबर है उसके ऊपर ये सारी पनिशमेंट लगेगी, ठीक है सर, यहां तक की बात समझ में आई। अब जो मैंने आपको बताया था, एक तो 43A लाया गया अमेंडमेंट करके, जिसपे आपको बोला गया कि अगर आप भाई साहब मेंटेन नहीं करते हो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, तो उस केस पे 43A का ब्रीच माना जाएगा और कॉम्पनसेशन के लिए लायबल रहोगे। एक 72A लाया गया कि अगर आपने किसी का पर्सनल डेटा बिना उसकी परमिशन के अगर बाहर लीक किया तो आपको ऊपर ये पेनल्टी बताई गई है। मैंने बताया था सीजी ने कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं। क्या रूल्स बनाए हुए हैं, कैसे आप लोगों के सेंसिटिव डेटा को प्रोटेक्ट करोगे? तो सबसे पहले जो रूल है ये बॉडी कॉर्पोरेट के ऊपर लगता है और उन पर्सन के ऊपर लगता है जो इंडिया में है। अब क्या क्या इसके अंदर सेंसिटिव पर्सनल डेटा माना गया, तो कहता है भाई लोगों के पासवर्ड सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, उनके क्रेडिट डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन सेंसिटिव पर्सनल डेटा है, बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन सेंसिटिव है, डीएनए सेंसिटिव है, फिंगरप्रिंट सेंसिटिव है, वॉइस पैटर्न सेंसिटिव है, दैट आर यूज्ड फॉर ऑथेंटिकेशन पर्पसेस, ये सारे है, एक्सेट्रा भी लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपका जो पैटर्न है सिक्योरिटी पैटर्न वो भी सेंसिटिव है, फिजिकल साइकोलॉजिकल एंड मेंटल हेल्थ कंडीशन एक्सेट्रा ये भी सेंसिटिव है, यानी कि आपकी फिजिकल कंडीशन कैसी है, आपकी साइकोलॉजिकल और मेंटल कंडीशन कैसी, कोई लोग डिप्रेशन में होते हैं, कोई लोग पागल से होते हैं, ये सारी चीजें सेंसिटिव है, ये बाहर नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहले तो डिफाइन किया कि सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन किसको बोलेंगे, पर्सनल डेटा किसको बोलेंगे, और कहता है अगर इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है पब्लिक के पास, इनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन पब्लिक में फ्रीली अवेलेबल है तो आप उसको सेंसिटिव नहीं बोलोगे। जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारी चीजें फ्री पे अवेलेबल होती है, बराबर है क्या, कोई भी वेबसाइट के अंदर की ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप जब उसको फ्रीली अवेलेबल करवा के रखे हो वेब के अंदर तो सेंसिटिव कैसे हो गई, उस पर यह ब्रीच नहीं माना जाएगा। आइए जीवन पे आगे बढ़ते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी रूल 4 के अंदर बताई है और बॉडी कॉर्पोरेट की ड्यूटी 5 में बताई है। प्राइवेसी पॉलिसी में यह कहता है कोई ये ड्यूटी रहेगी बॉडी कॉर्पोरेट की, जो किसी की सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन ले रही है, आपको एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी और सबको अवेलेबल कराना पड़ेगा, अपनी वेबसाइट में भी डालना पड़ेगा कि आप उनकी कौन सी इंफॉर्मेशन ले रहे हो, किस पर्पस के लिए ले रहे हो, उसको आप कहां कहां यूज कर सकते हो, उनके आप कंसेंट लोगे। एग्जाम्पल सर, अब अगर मान लीजिए किसी को सेक्सुअल रिलेटेड कोई पर्सनल इशू है, बराबर है, वो अपनी पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसको उससे क्या प्रॉब्लम है क्योंकि ये पर्सनल है। अब आपको जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसको एक पर्सनल ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा प्राइवेसी पॉलिसी का, जिसपे आप ये क्लियरली मेंशन करोगे कि आप उससे ये कौन सी जानकारी ले रहे हो, वॉट एवर जानकारी ले रहे हो, ये आप इस जानकारी को किसको किसको भेजोगे। अब भाई आपके कोई सीनियर डॉक्टर होंगे, आपको उनको ये रिपोर्ट देनी पड़ेगी कि ये रिपोर्ट आई है, बताओ इस पे आपका क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है, इलाज करने के लिए वो चीजें जरूरी है। तो कहता है आपको ये सारी चीजें बतानी पड़ेगी कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, किस पर्पस के लिए आपने कलेक्ट की, एंड द रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस, आप क्या प्रैक्टिस डेवलप करते हो ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे, तो आपको सारी चीज बतानी पड़ेगी जो रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस में आई थी, ताकि आप उसको मेंटेन कर रहे हो। फिर रूल नंबर 5 में कहता है
जब भी आप इन्फॉर्मेशन लोगे उससे कंसेंट लोगे कि भाई आप अपनी मर्जी से कंसेंट दे रहे हो, उसको इन्फॉर्म करोगे। सॉरी, इंफॉर्मेशन शैल नॉट बी कलेक्टेड अनलेस इट इज फॉर लॉफुल पर्पस। वो इंफॉर्मेशन आप तब तक उससे नहीं मांगोगे जब तक वो लॉफुल पर्पस के लिए नहीं है, और आप उसको रिटेन नहीं करोगे लॉन्गर पीरियड के लिए। आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है वो अवेयर है इस फैक्ट से कि उसने कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, किस पर्पस के लिए दी है, किसको दी है, उसका नाम और एड्रेस क्या है, कौन सी एजेंसी को दी है जो ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है, उसको पता होना चाहिए। और कहता है आप उसको अपॉर्चुनिटी दोगे रिव्यू करने के लिए, जो भी डेटा उसने दिया बोले एक बार पढ़ लो, यही सारी इंफॉर्मेशन आपने दी, वो बोलेगा ओके। अब आप फाइनली उसको मेंटेन करके आगे किसी को दोगे, सिक्योरिटी मेंटेन करके रखोगे उसकी, और एक ग्रीवेंस ऑफिसर को आप डेजिग्नेट करोगे कि अगर मान लीजिए ये डेटा ब्रीच होता है, कहीं और से उसको फोन आता है कि सर हमको पता चला ही आपको ये सेक्स से रिलेटेड ना कुछ प्रॉब्लम है, हमको ये बात पता चली, हमारे यहाँ तुरंत इलाज हो जाएगा, इसका मतलब डेटा ब्रीच हुआ है, दूसरे हॉस्पिटल से फोन आ रहा है, तो पहला वाला जो हॉस्पिटल है, जो बॉडी कॉर्पोरेट है, जो कंपनी है, उसको एक ग्रीवेंस ऑफिसर भी अपॉइंट करना है जो उसकी ये दुख सुनेगा कि वहां कैसे चले गई चीजें, इसका तुरंत मेरे को जल्द से जल्द इसका मेरे को रेमेडी चाहिए। तो ये सारी चीजें किसके अंदर दी हुई है, रूल 5 जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बताया कि आपको ये सारे कंप्लायंस करने हैं जब भी आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेते हो तो। और कहता है प्रायर परमिशन लेना अगर आपको थर्ड पार्टी को इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है। मान लो आपको ये डिटेल यूएसए की किसी बड़े हॉस्पिटल में, सीनियर हॉस्पिटल के पास भेजनी है, ये रिपोर्ट, कि आपको पकड़ में आ सके कि एक्चुअल पे इसको प्रॉब्लम क्या है, तो पहले इससे पूछना पड़ेगा कि यूएसए के एक बड़े हॉस्पिटल में भेजना पड़ेगा, हम तो फिगर आउट नहीं कर पा रहे आपको क्या प्रॉब्लम है, अगर आपकी इजाजत हो तो भेजेंगे, अगर वो बोलेगा तो आप भेजोगे, नहीं तो आप नहीं भेज सकते। और ये रीजनेबल सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपने को ये बताया है कि कुछ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उसके कोड है IS, IOS, IEC, ये स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, वैसे ये स्टैंडर्ड है कि आप कैसे सिक्योरिटी प्रैक्टिस रखोगे। एक स्टैंडर्ड है जो आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। अब ये स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, बस ये बताया गया कि ये वाला स्टैंडर्ड है जो बॉडी कॉर्पोरेट को क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। और साथ साथ में समय समय में आप ऑडिट करवाते रहो कि आपकी प्रैक्टिस बराबर चल रही है कि नहीं चल रही है। ऑडिटर एटलीस्ट वंस इन अ ईयर इसका क्या करेगा, ऑडिट करेगा, बराबर है। जब जब कोई अपग्रेडेशन की जरूरत होगी तो अपग्रेडेशन करेगा। एंड दैट्स ऑल दोस्तों, यहां पे आके आपका पूरा का पूरा साइबर लॉ समाप्त होता है। मैं अगर नटशेल पे बताऊं तो आज के केस पे अपन ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, तो कौन से टाइम पे ऑर्डर आ रहा है, कौन से टाइम पे आपको इनवॉइस रिसीव हो रहा है, साथ साथ में कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी, आपका एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, फिर एपेलेट ट्राइब्यूनल, फिर हाई कोर्ट, और कैसे आप लोगों की सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करोगे, क्या पॉलिसी बनाओगे, ये सारी बातें आज के इस लेक्चर पे अपन ने कंप्लीट की दोस्तों। और यहाँ पे आपका साइबर लॉ कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। हम अगले लेक्चर में मिलेंगे दोस्तों एक नए टॉपिक के साथ। जाते जाते जरूर बताइएगा आपको ये लेक्चर कैसा लगा है, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करते हुए जरूर जाइएगा। आप देखेंगे लगातार मैं CMA फाइनल लॉ का एक्सक्लूसिव कंटेंट आपके लिए डाल रहा हूं आपके अपकमिंग अटेम्प्ट्स के लिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।